सुप्रभात, नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं उत्थान एजुकेशन पर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मुखातिब हूँ। तैयार हो जाइए आप। आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के नियम। क्या पढ़ेंगे मित्रों? विद्युत अपघटन के नियम। पहले हम ये समझें, जिस प्रकार तार में से धारा प्रवाहित होती है, धात्विक तार विद्युत धारा का आवेश का चालन करते हैं, अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्युत अपघटे किसी लवण को, अम्ल या क्षार को जल में घोला जाए, जलीय विलयन बन गया, तो जलीय विलयन में से भी धारा प्रवाह का गुण होता है। क्या सुना विद्यार्थियों? जलीय विलयन में धारा प्रवाह का गुण होता है। किसका जलीय विलयन? विद्युत अपघटय का। पहले से हम जानते हैं उन पदार्थों को विद्युत अपघटय कहते हैं जो अपने में से धारा प्रवाहित होने देते हैं, या यूं कहें जिनमें धारा प्रवाह का गुण होता है, जिनमें आवेश का या इलेक्ट्रिक करंट का चालन का गुण होता है, वो विद्युत अपघटय कहलाते हैं। अब इनमें चालन का गुण किस प्रकार कितना होता है, उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अपना कलम और कॉपी ले लीजिए। विद्युत अपघटन के नियम। विलयन में से धारा की प्रवाह क्या समान मात्रा में प्रवाहित होती है? सभी विद्युत अपघटे समान धारा का प्रवाह करते हैं, या उनके चालन का गुण समान होता है? हम इससे पहले ये बातें कर चुके हैं कि सभी विद्युत अपघटयों में, जलीय विलयन में आयनित या वियोजित होने की क्षमता, सामर्थ्य अलग अलग होती है। जो विद्युत अपघटे जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में आयन देते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, और जो कम मात्रा में आयन देते हैं, बल विद्युत अपघटय होते हैं। यानी हमने चर्चा की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। माइकल फेराडे ने 1833-34 के दौरान विद्युत अपघटे के विलयन में प्रवाहित आवेश, इट मीन्स धारा, और जब विलयन में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले धातु या विसर्जित होने वाले अन्य पदार्थ की मात्रा में संबंध ज्ञात किया। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि माइकल फेराडे ने 1833-34 में विद्युत अपघटे के विलयन में प्रवाहित आवेश, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आवेश को क्यू से लिखते हैं, और प्रवाहित आवेश और निक्षेपित पदार्थ। निक्षेपित, हमेशा निक्षेपण आवश्यक नहीं है, हम उत्सर्जित या विसर्जित भी कहते हैं। गैस होगी तो उत्सर्जित होगी, या अन्य सभी पदार्थों के लिए, चाहे वो गैस हो या ठोस हो, उनके लिए विसर्जित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उस पदार्थ की मात्रा, मात्रा यानी द्रव्यमान, हम सिंपल सेंस में लेते हैं भार। ठीक है मित्रों, इसके मध्य मात्रात्मक संबंध ज्ञात किया। क्या किया? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आवेश या धारा और पदार्थ की मात्रा यानी भार के मध्य जो मात्रात्मक संबंध है, वो फेराडे द्वारा ज्ञात किए गए। इसलिए विद्युत अपघटन के नियमों को इस माइकल फेराडे के नाम के आधार पर फेराडे के नियम कहते हैं। इन्हें फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम भी कहते हैं। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, या तो नियम की परिभाषा या नियम से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न, सांख्यिकीय प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न हर बार पूछा जाता है तमाम प्रकार की परीक्षाओं में। लीजिए हम बात करते हैं फेराडे के नियम कितने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फेराडे के विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। हमारे पास फेराडे के विद्युत अपघटन को समझने के दो नियम हैं। दो नियम हैं। मेरे ख्याल से आप मेरे साथ साथ लिख भी रहे होंगे। वो दो नियम है। पहला नियम बड़ा सरल है, जो हमने यहाँ चर्चा की। वो नियम है, उसे कथन में इस प्रकार कहते हैं। फैराडे महोदय ने कहा कि किसी विद्युत अपघटे विलयन में
प्रवाहित आवेश की मात्रा उसके इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित या निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा के या भार के समानुपाती होती है। क्या कहा विद्यार्थियों? ये कहा विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा, विलयन में प्रवाहित आवेश, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। हम यहाँ धारा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तब हम धारा को आई से लिखते हैं। की मात्रा इलेक्ट्रोड पर, चाहे वह इलेक्ट्रोड कैथोड है चाहे वह इलेक्ट्रोड एनोड है, लेकिन जब हम लवण का विलयन लेते हैं तो पदार्थ कैथोड पर निक्षेपित होता है, पर धारा की मात्रा इलेक्ट्रोड पर विसर्जित या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, अब मात्रा को हम m से भी लिख सकते हैं, हम w से भी लिख सकते हैं, उसके समानुपाती होती है, उसके समानुपाती होती है। वंस अगेन मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, दोबारा उच्चारित कर रहा हूं, बोल रहा हूं। किसी विद्युत अपघटे के विलयन में, किसी विद्युत अपघटे के विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रोड पर विसर्जित या निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। गणितीय रूप में हम लिखें तो हम लिखेंगे m या w समानुपाती q। यहाँ w क्या है? यहाँ w है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। w क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। मात्रा से अभिप्राय प्यारे बच्चों ग्रामों में है, और हम ग्रामों में मात्रा भार के रूप में व्यक्त करते हैं। और q क्या है? आवेश की मात्रा है। क्या है? प्रवाहित आवेश की मात्रा है, और आवेश को हम कूलाम के रूप में मापते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, W समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लिखना होता है, वो इन दोनों के मान को हमेशा बराबर रखता है, W बराबर ZQ। प्यारे मित्रों, ये फैराडे का प्रथम नियम है, यह फैराडे का प्रथम नियम है, W बराबर ZQ। प्यारे मित्रों, ये Z क्या है? ये Z क्या है? Z को हम, इस Z को हम समानुपाती स्थिरांक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ इस विद्युत अपघटन वाले कंसेप्ट में हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक के रूप में जानेंगे। यह Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है मित्रों? विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम लिख सकते हैं W बराबर ZQ, जहाँ Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। प्यारे मित्रों, यदि विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो, विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी हो? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तब हम इस संबंध को ऐसा लिख सकते हैं, W बराबर Z। मैं यूं कहूं इसे, या फैराडे ने इस प्रकार कहा, यदि किसी विद्युत अपघटे के विलयन में 1 कूलाम आवेश, इकाई आवेश, एकांक आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित विसर्जित पदार्थ की मात्रा ही उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, अथवा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। मेरा मतलब आपको ये समझाना है, माना कि यह एक विद्युत अपघटनी सेल है और उसमें 2 ये इलेक्ट्रोड है, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित करें। माना कि मैंने ये वाला इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का लिया है, ये वाला इलेक्ट्रोड कॉपर का लिया है, अंदर विलयन कॉपर सल्फेट का है। इसका है कॉपर सल्फेट का। अब मैं यहाँ इसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करता हूँ। क्या करता हूँ?
1 कूलाम आवेश प्रवाहित करूंगा तो विलयन में से कॉपर 2 प्लस आयन जो यहाँ कैथोड पर निक्षेपित होंगे कि यह एनोड है और यह कैथोड है। ठीक है, इधर धारा आती है, उधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहाँ निक्षिप्त होने वाले कैथोड पर निक्षिप्त होने वाले कॉपर की ग्रामों में मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। क्या कहलाएगी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। दोबारा बोलता हूं, यदि विलयन में से एकांक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर निक्षेपित जमा विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा या तांबे की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, अथवा कह सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। समझता हूं कि आपके ये बात समझ में आ गई। प्यारे बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि आवेश बराबर होता है आई इंटू टी। क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा गुणा धारा प्रवाह में लगने वाला समय। हम धारा को एम्पियर द्वारा मापते हैं और समय को सेकंड द्वारा मापते हैं, यानी ये इनके मात्रक है। ठीक है मित्रों, तब इस Q का मान यदि हम इस समीकरण में पुट अप करें, प्रतिस्थापित करें, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा मित्रों W बराबर जेड आई टी। क्या प्राप्त हुआ? W बराबर जेड आई टी। जेड तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, आई प्रवाहित होने वाली धारा है और टी धारा प्रवाह में लगने वाला समय है। ठीक है, अब मैं ऐसा कहता हूं, यदि 1 एम्पियर वाली धारा को 1 सेकंड तक इस विलयन में से प्रवाहित किया जाए, ध्यान दीजिएगा, 1 एम्पियर मान की धारा इस विलयन में से 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तब आई बराबर भी 1 हो, टी बराबर भी 1 हो, यूनिट एकांक हो, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z। क्या हो जाएगा? W बराबर Z। इसका कथन कैसे बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? हम बोलेंगे कि विद्युत अपघट्य विलयन में जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो शेल के कैथोड या इलेक्ट्रोड पर विसर्जित या निक्षिप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है या उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। अब हम ये वाला जो संबंध प्राप्त हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इससे हम कई प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न हल कर सकते हैं। हमें कई बार दे दिया जाता है जेड का मान, आई का मान, टी का मान और पूछ लेते हैं निक्षिप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है, या हमें पदार्थ इतना निक्षेपित हुआ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इतना है, पूछ लेते हैं 15 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित करेंगे तो वह निक्षेपित होगा। ऐसे न्यूमेरिकल प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ इस प्रकार हमारा फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या हुआ? फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम को मैं आपके यहाँ लिख के रखता हूं। हमने दो प्रकार से इसको बोला था। एक बोला था W बराबर जेड क्यू और दूसरे में हमने Q का मान रखकर लिख दिया था W बराबर जेड आई टी। ठीक है, अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। अब फैराडे ने क्या किया, मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अलग अलग विद्युत अपघटय ले लिए और उनमें समान समय तक समान धारा प्रवाहित की। क्या किया? अलग अलग विद्युत अपघटय ले लिए और उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा और समय को बराबर रखा। क्या रखा? समय को बराबर। इस तरह से हमने इन इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ दिया। इस प्रकार का संयोजन आप जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन है।
अलग अलग विद्युत अपघटे मैं यहाँ ले लेता हूं। यहाँ माना कि NaCl का विद्युत अपघटे है, यहाँ माना कि सिल्वर नाइट्रेट है, और यह माना कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। अब इन तीनों में प्रवाहित होने वाले आवेश यानी धारा की मात्रा बराबर है और समय भी बराबर है। अब मेरी बात को समझिएगा, द्वितीय नियम क्या कहता है। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है मित्रों कि विभिन्न विद्युत अपघटियों के विलयन में यदि समान मात्रा वाली धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए या समान आवेश प्रवाहित किया जाए, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर, उनके से मतलब इस इलेक्ट्रोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर, इस कैथोड पर, इस कैथोड पर और इस कैथोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, या मैं बोलूं तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिए मित्रों, दोबारा लिखिएगा। मैंने ये कहा विभिन्न विद्युत अपघटयों में, नोट कर लें, विभिन्न विद्युत अपघटयों के विलयन में से समान आवेश Q या कह दूं धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रोड पर, अधिक है इसलिए इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित या निक्षेपित, विसर्जित या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार, ई लिख दिया मैंने, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मैं यहाँ ऐसा भी कह सकता हूं, फैराडे ने ऐसा भी कहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ठीक है। इसे कथन को यदि हम व्यंजक के रूप में लिखें तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। इस तरह से लिखते हैं, W समानुपाती E। माना कि ये वाला पदार्थ हम यहाँ Na निक्षेपित होता है या Ag निक्षेपित होता है, इस पात्र में Cu निक्षेपित होता है। इसको हम मान लें W1, इसकी मात्रा को माने W2, इसकी मात्रा को माने W3। दो यहाँ निक्षेपित, दो यहाँ निक्षेपित, दो यहाँ निक्षेपित। मित्रों यहाँ तो कॉपर निक्षेपित होगा, यहाँ सिल्वर निक्षेपित होगी और यहाँ सोडियम धातु निक्षेपित होगी। सोडियम की मात्रा W1, सिल्वर की मात्रा W2 और कॉपर तांबे की मात्रा W3 हो। माना कि इनके तुल्यांकी भार क्रमशः E1 हो, इसका माना कि E2 हो और इसका माना कि E3 हो। तो फैराडे का नियम यह कहता है कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, यानी कि W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2 और W3 समानुपाती E3, है ना। तो हम कोई दो ले लेते हैं तो हम दोनों के लिए बोलते हैं W1 समानुपाती E1 और दूसरे वाले के लिए W2 समानुपाती E2। हम कोई दो लेते हैं, ठीक है ना। तब हम इस संबंध को ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं W1 समानुपाती कोई स्थिरांक यानी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को मैं माना कि यहाँ x मान लेता हूं बराबर E1 और यहाँ लिख लेता हूं W2 बराबर, ये माना कि बच्चों माना कि ये x E2। अब हम इन दोनों को तुलना करें, भाग के रूप में लिखें तो हमारे पास संबंध निकल कर आता है W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम यहाँ x ना लिखें, इसको ना लिखें और सीधा इन दोनों में संबंध देख लें, इन दोनों को लिखें, इन दोनों की तुलना करें क्योंकि वो श्रेणी क्रम में साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले
इस उपकरण में निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती, दूसरे वाले में निक्षेपित होने वाली मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती। समझ रहे हैं मेरी बात? ये प्रकार का संबंध, इस प्रकार का संबंध हमारे पास आता है। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये W1 क्या है? W1 है निक्षेपित होने वाले चांदी की मात्रा। W2 क्या है? निक्षेपित होने वाले तांबे की मात्रा। E1 क्या है? चांदी का तुल्यांकी भार। E2 क्या है? तांबे का तुल्यांकी भार। मैंने सोडियम को यहां जिक्र नहीं किया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, निक्षेपित Ag का भार। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं। W1 चूंकि मैंने सोडियम के लिए लिखा है, तो वापस मैं करता हूं। Na का भार, Na का भार कहां? कैथोड पर जो निक्षेपित हुआ, बटे Ag का भार। कौन सी Ag? जो कैथोड पर निक्षेपित हुई, जो कैथोड पर निक्षेपित हुई, बराबर Na का तुल्यांकी भार, Na का तुल्यांकी भार बटे में Ag चांदी का तुल्यांकी भार। भार का मतलब है तुल्यांकी भार। प्यारे मित्रों, तुल्यांकी भार क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं इसकी परिभाषा आपके सामने रखता हूं। तुल्यांकी भार किसी पदार्थ की वह मात्रा या वह भार होता है जो किसी प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया के दौरान 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को, या 8 ग्राम ऑक्सीजन को, या 35.5 ग्राम क्लोरीन को रासायनिक क्रिया के दौरान हटाती है या उसके साथ संयोग करती है, पदार्थ की उस मात्रा को तुल्यांकी भार कहते हैं। सभी तत्वों के तुल्यांकी भार परमाणु भार की तरह अलग अलग होते हैं, विशिष्ट होते हैं। 11th क्लास का वीडियो जब आएगा, जब आप देखेंगे तो उसमें यह बात और अच्छे से समझ आ जाएगी, उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास निकलकर ये संबंध आ गया, ठीक है ना? अब प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं पहले नियम से, पहले नियम से हम जानते हैं कि W बराबर होता है ZIT। यहां से कहां से जानते हैं? ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम, और उससे हम संबंध जानते हैं W बराबर ZIT। क्या जानते हैं? W बराबर ZIT। तो वहां से मैं ऐसा मान लूं W1 बराबर Z1IT और W2 बराबर मान लूं Z2IT, और इन मानों को मैं इस समीकरण में पुट कर दूं, रख दूं, तो मेरे पास क्या संबंध आएगा नया? मेरे पास नया संबंध आएगा विद्यार्थियों, W1 के स्थान पर, W1 के स्थान पर मेरे पास W1 के स्थान पर आएगा Z1, Z1IT, और W2 के स्थान पर होगा Z2IT। बराबर क्या था? E1 बाई E2। ठीक है ना? या मैं लिख देता हूं, वो आपके नजरों से ओझल हो गया, तो W1 बटे W2 बराबर हमारे पास था E1 बटे E2। मैंने W1 का मान Z1IT रख दिया और W2 का मान Z2IT रख दिया। कहां से आया? फैराडे के प्रथम नियम से। फिर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये IT और ये भी IT, प्रवाहित धारा और समय समान हो तो आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो हमारे पास संबंध जो निकल कर आएगा वो आ रहा है E1 बटे E2, या Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2। ये रिलेशन हमारे पास निकल करके आया। या मित्रों, E क्या है? E है पदार्थ का इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार। क्या है? इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार। और Z क्या है? Z है उस निक्षेपित होने वाले पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं अब यहां ऐसा कह सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, आप समझ सकते हैं, E1 समानुपाती Z1, E2 समानुपाती Z2, या मैं लिख सकता हूं E समानुपाती Z। क्या लिख सकता हूं? E समानुपाती Z।
या मैं लिख सकता हूं E बराबर, यानी ये E1 समानुपाती Z1 है और ये E2 समानुपाती Z2 है, तो मैं E1 बटे E2 को E मानूं, या एक E ले लिया और ये एक Z ले लिया, तो E समानुपाती Z आएगा। आएगा ना भैया, बोलो ना। ठीक है। और अब मैं E बराबर लिखूं, ये समानुपाती के चिन्ह को हटाऊं, तो मुझे लाना पड़ेगा वो क्या बेटा, एक स्थिरांक, एक नियतांक। और यह मैंने एक नियतांक लिखा है F। क्या लिखा है? F। F का मायना होता है, F का अर्थ होता है फैराडे नियतांक, फैराडे स्थिरांक, फैराडे गुणांक। इसे फैराडे स्थिरांक, फैराडे नियतांक या फैराडे गुणांक कहते हैं। अब मैं इस संबंध को शब्दों के रूप में उच्चारित करूं, आप कैसे समझेंगे? तो मैं यह कहूंगा, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा निक्षापित निक्षेपित होने वाले पदार्थ के का तुल्यांकी भार उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि पदार्थ का तुल्यांकी भार कहीं न कहीं उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। बराबर नहीं? बराबर तो नहीं कह रहा मैं। पदार्थ का तुल्यांकी भार के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। और ये है E बराबर एफ जेड, यानी कि इस जेड के साथ एफ का गुणा कर दिया जाए तो पदार्थ का तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। ठीक है मित्रों, यदि हम पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना चाहें तो हम लिख सकते हैं जेड बराबर E बटे एफ। किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना चाहें तो हम तुल्यांकी भार में फैराडे नियतांक, फैराडे स्थिरांक का भाग देकर उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कर सकते। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा सूत्र है, संख्यात्मक प्रश्नों में काम आता है। फैराडे नियतांक क्या है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फैराडे नियतांक क्या है। तो मित्रों ध्यान दीजिए और इस खाली जगह का इस्तेमाल करते हैं इसको समझने के लिए। फैराडे नियतांक इट मींस कैपिटल एफ। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि फैराडे नियतांक को, स्थिरांक को कैपिटल एफ द्वारा लिखा जाता है, कैपिटल एफ लेटर इस्तेमाल करते हैं। तो फैराडे नियतांक एफ बराबर होता है मित्रों एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश एक फैराडे कहलाता है। क्या कहा मैंने? एक फैराडे का मान होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट को क्लियर करना है तो यह ध्यान देना है। एक फैराडे, वन फैराडे इक्वल टू चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक फैराडे का अभिप्राय है एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। यदि आप जानते हैं तो बोल दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और नहीं जानते हैं तो मैं लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। मैंने सिंपल लिखा है, बाकी वह सारे वाले आंकड़े मैंने नहीं लिखे 1.602, ठीक है ना। चलो इतना ठीक है। और एक मोल का अभिप्राय क्या है? वन मोल। तो हमने यहाँ वन मोल आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो उस दृष्टिकोण से बता दूं। एक मोल पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने की एक इकाई है और एक मोल का अर्थ होता है Na, एवोगाद्रो स्थिरांक। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है? एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 कण प्रति मोल। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की उस मात्रा को एक मोल मात्रा कहते हैं जिसमें इतने कण होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो आयन है, चाहे वो परमाणु है, चाहे वो अणु है, चाहे वो पेन है, चाहे वो ईंटें हैं, चाहे वो घड़ियां हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे माचिस की तीलियां हैं। क्लियर? वंस अगेन,
यदि किसी पदार्थ में इतने कण मौजूद है, इतनी इकाइयां मौजूद है, तो इन इकाइयों की संख्या को सिंगल मोल, वन मोल कहते हैं। हमारा अभिप्राय यहां पर है एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन। प्यारे मित्रों, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अरे भाई समझ में आया ना? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश उतना है और एक मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने। तो अब हमारा आपका फैराडे कितना होगा? एक फैराडे, तो प्यारे विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे, 1 फैराडे बराबर होगा एन ए गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ध्यान रखू मैं, आपके बहुत जल्दी है तो लिख दिया मैंने 6.022 गुणा 10 की घात 23, 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये कणों की संख्या, कण प्रति मोल है और इसकी इकाई है कूलाम। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 1 फैराडे बराबर 96488.6 समथिंग कूलाम प्रति मोल। क्या आता है? कूलाम प्रति मोल। इसको हमने वैज्ञानिकों ने मान लिया है। मैं यहां लिख रहा हूं मित्रों, 1F बराबर 96,488.6। अलग अलग प्रयोग किए, NaCl में धारा प्रवाहित कर, AgNO3 के विलयन में धारा प्रवाहित कर, कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित कर, प्राप्त होने वाले पदार्थ की, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा से, उसके तुल्यांकी भार से जब ज्ञात किया फैराडे का मान, यानी इस संबंध से ज्ञात किया फैराडे का मान, इस संबंध से ज्ञात किया फैराडे का मान, उसके तुल्यांकी भार में विद्युत रासायनिक तुल्यांक का भाग देकर ज्ञात किया, तो वो आया जिसको हम मानते हैं अप्रोक्सीमेट, ये डायग्राम चिन्ह है वो लगभग का है 91,500 गुलाम प्रति मोल। राइट एंड लर्न इट, लिख लेवे, याद कर लेवे। एक फेराडे का मतलब है 96,500 कूलाम प्रति मोल और ये एक स्थिरांक है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। सभी विद्युत बटे विलयनों के लिए इसका मान नियत होता है, इसलिए कांस्टेंट है। इस प्रकार हमारे फेराडे का द्वितीय नियम चल रहा है। कौन सा नियम है? फेराडे का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम ठेर आ गए यहां पर। हमने फेराडे नियतांक का मान भी ज्ञात कर लिया, समझ लिया, लिख लिया। इस प्रकार फैराडे को दोनों नियम आपको समझ में आए होंगे। रिवाइज करवा रहा हूं मैं। प्रथम नियम, किसी विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा उसके इलेक्ट्रोड पर विसर्जित या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। आवेश की मात्रा निक्षेपित पदार्थ के मात्रा के समानुपाती होती है, W समानुपाती Q। दूसरा नियम, विभिन्न विद्युत अपघटयों के विलयन जो आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, यदि उनमें समान आवेश प्रवाहित किया जाए या समान मान की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो उनके कैथोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, यानी W समानुपाती E। दो नियम हमारे पास निकल कर आए, एक W समानुपाती Q और W समानुपाती E। ये दोनों फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, अब इसे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विलयनों में चालकत्व, विद्युत अपघटे के विलयनों में चालकत्व। तैयार रहिए मेंटली। वापस विलयनों में चालकत्व का अभिप्राय मैं आपको ठेठ नीचे से लेके चलता हूं। आपने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा है, यदि हम कोई चालक तार लेते हैं, माना कि ये तांबे का तार है और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो ओम नाम के वैज्ञानिक ने ओम का नियम दिया था। ओम ने ये कहा था, यदि भौतिक स्थितियां स्थिर रहे, भौतिक से मतलब है ताप, दाब,
और धातु की लंबाई, तार की मोटाई और उसका संगठन, ये यदि समान रहे तो इसमें प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है, आप अच्छे से जानते हैं, फिजिक्स में भी जानते हैं। V समानुपाती I। भौतिक परिस्थितियां समान रहे तो चालक तार में प्रवाहित धारा की मात्रा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। या हम यूं कह सकते हैं V बराबर आई आर। आर को पहले लिखें बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, या आर एक कांस्टेंट है। आर क्या है? एक कांस्टेंट स्थिरांक है। हम या आप इस रूप में जानते हैं फिजिक्स में, आर बराबर वी बटे आई। ये आर क्या है? आप सारे बच्चे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आर को प्रतिरोध कहते, क्या कहते हैं? प्रतिरोध। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और मैंने आपको पकड़ लिया प्रतिरोध पर। हम दोनों मिल रहे हैं प्रतिरोध को लेकर के। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? तो धात्विक या चालक तारों में, फिजिक्स में हम ये जानते हैं कि तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो तार में उपस्थित धातु के कर्नेल, धन आयन या परमाणु या अशुद्धियों के परमाणु धारा प्रवाह का विरोध करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बाधा उत्पन्न करने का गुण प्रतिरोध कहलाता है। इसके माप को, किसी चालक में प्रवाहित धारा के विरोध करने का गुण, उसका प्रतिरोध कहलाता है। और आप तो ये भी जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक इस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ओम रखा गया है। क्या रखा गया है? जानते हैं। अब मैं आपको ले आता हूं विलयन में। विद्युत अपघट्य के विलयन में भी धारा प्रवाहित करने का गुण होता है। तो विद्युत अपघट्य का विलयन भी प्रतिरोध रखता होगा? हाँ, रखता है। अब इन बातों को हम कैसे कहते हैं? या हम कहते हैं धारा के विरोध का गुण प्रतिरोध। जब हम विलयन की बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स आप यहां आइए, हम प्रतिरोध से चालकत्व समझ रहे हैं। प्रतिरोध से क्या समझ रहे हैं? प्रतिरोध है वो आवेश प्रवाह का विरोध करता है। ये दो मैंने इलेक्ट्रोड ले लिए और ये विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया। क्या ले लिया? विलयन। अब इसमें से जब मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो धारा प्रवाहित होगी। आप सब लोग जानते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन भी चालकत्व रखते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे आपको ये समझाना है, यदि हम अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन ले लें और उनमें धारा प्रवाहित करें तो क्या सभी विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित होगी, या सभी विद्युत अपघट्यों के धारा प्रवाह का गुण एक समान होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब इस बात को समझिए। क्योंकि विद्युत अपघट्यों के विलयन में धारा ले जाने वाले कारक यानी कि आयन अलग अलग होते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है, विलयन की सांद्रता अलग अलग होती, ताप अलग हो सकता है, और आयनों पर आवेश अलग हो सकता है। इसलिए विलयन में धारा को ले जाने का गुण, धारा प्रवाह में मदद करने का गुण, यानी प्रतिरोध का विरोधी गुण। प्रतिरोध तो धारा रोकने का गुण है, अड़ंगा डालने का गुण है, और चालक तो है वो धारा को मदद करने का गुण है। ठीक है ना? एक हाथ पकड़ने का, एक टांग पकड़ने का है। ठीक है ना? तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ये वाला मामला, अब इसमें प्रवाहित धारा है। इस विलयन में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो विलयन में धारा प्रवाह में हेल्पिंग नेचर होती है, उसे चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, या चालकत्व और चालकता दो अलग अलग शब्द है, और सामान्य रूप में कंसेप्चुअल जानकारी नहीं होने से एक मान बैठते हैं। आज हम इसको समझते हैं। चालकत्व को कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं?
कंडक्टेंस। हाँ, ये एक शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन आपको यदि अर्थ समझना है तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तकों में भी कहीं चालकत्वन सारा घाल-मेल है, ठीक है ना? इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। चालकत्व, चालकत्व क्या है? चालकत्व है प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यह तो हुई परिभाषा प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/r बराबर चालकत्व। चालकत्व को कंडक्टेंस कहते हैं, और कंडक्टेंस के लिए हम सी संकेत का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सी का। इसका सी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं आपको ऐसा दिखा सकता हूं, लिख सकता हूं, सी बराबर 1/r। तो हमारी ये परिभाषा सटीक बैठती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चालकत्व धारा प्रवाह का गुण है। चालकत्व विलयनों के धारा प्रवाह के सामर्थ्य का माप है, मेजरमेंट है। ठीक है? तो मैं इसे यूं भी बोल सकता हूं, विलयन के धारा प्रवाह के गुण को, विलयन के धारा प्रवाह या आवेश प्रवाह के गुण को या उस गुण के माप को चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। अभी मैं चालकता नहीं बोला, चालकत्व कहते हैं। चालकता अलग कंसेप्ट है, चालकत्व अलग कंसेप्ट है, क्लियर करेंगे। ठीक है ना? अब हम यहां आ गए, चालकत्व बराबर 1/r, चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोध। इसके मात्रक की बात करते हैं, इसके मात्रक की। तो चालकत्व का मात्रक तो आप भी बता सकते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ये हो जाएगा 1/ओम, या हमें इसे कहते हैं ओम की घात -1, ओम इनवर्स। क्या बोले? ओम इनवर्स। या हम इसे बोल सकते हैं MHO। क्या हुआ ये? बहु। क्या हो गया? बहु। ओम इनवर्स कहते हैं, ये सिंबल भी लिखते हैं, और महु कहते हैं। ये किसका मात्रक है? चालकत्व का। मैं यहाँ आपको दोबारा लिख करके ये याद करने के लिए सजेस्ट करता हूं कि चालकत्व का मात्रक 1/ओम या ओम इनवर्स है, या ये वाला है, ठीक है ना? या इसको बहु कहते हैं। ठीक है मित्रों? अब मैं ये आपको समझाना चाहूंगा कि इस चालकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, या हम इसे ओम इनवर्स ही कहेंगे ना? ध्यान देना, ये सवाल परीक्षा का है, ये सवाल आपका और मेरा नहीं, परीक्षा का है। तब मैं कहूंगा कि चालकत्व का SI मात्रक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है, उसे सीमेन कहते हैं, कैपिटल एस से लिखते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंस कहते हैं। सीमेन ज भी किताब लिख सकती है। ये SI मात्रक है। इस पार्ट से आधे नंबर का सवाल आने के चांसेस हैं, तो याद रखने के दायित्व बनते। ठीक है? ये हो गया चालकत्व। क्या बना ये? चालकत्व। क्लियर? चालकत्व धारा प्रवाह में मदद करने वाला गुण है, और प्रतिरोध धारा प्रवाह में बाधा डालने वाला गुण है। ये दोनों एक दूसरे के क्रम होते हैं। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए। आप ये भी समझ गए कि चालकत्व सभी विलयनों का या पदार्थों का अलग अलग होता है। जिस प्रकार धातुओं का प्रतिरोध अलग अलग होता है, उस प्रतिरोध के गुण के समान ही विलयनों के चालकत्व का गुण भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला हमारा टॉपिक है चालकत्व, जो हमने क्लियर कर लिया पिछले पेज पर। अब हम पढ़ेंगे चालकता। क्या पढ़ेंगे? चालकता पढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, मैं आपको लिए चलता हूं वापस प्रतिरोध पर। चालकता समझाने के लिए आपको प्रतिरोध को समझना जरूरी है। हमने थोड़ी देर पहले लिखा था प्रतिरोध। आप सब ओम के नियम से जानते हो। क्या जानते हैं बेटा? दो बातें जानते हो, कि किसी चालक तार का प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होता है,
और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या मैं यूं कह दूं, इन दोनों को जोड़कर आर समानुपाती एल बट्टे ए। ठीक है। आपने ये देखा सीखा है फिजिक्स में कि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, आर बराबर और एक समानुपातिक स्थिरांक लाते हैं, उसका नाम है रो। क्या नाम है? आर एच, ऐसा बोलते हैं। दिखता तो पी जैसा है लेकिन कहते हैं इसको रो है, ये संकेत। ठीक है ना। ये रो क्या है? ये रो क्या है? ये जो ये है, इसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। परिभाषित कैसे करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, क्या भला ये? तो आइए इधर सीरियस होकर के, हमारे पास ये रिलेशन आया, आर बराबर रो गुणा एल बटे ए। ठीक है ना। तो मैं अब ये लिखूं, यदि किसी तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, क्या बोला मैं? चालक की लंबाई या तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उस तार की मोटाई का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। प्यारे मित्रों ध्यान देना, ये बात मैं आपके क्लियर किए देता हूं, फिजिक्स में नहीं हुई है तो। ये तार है और इसकी तार की लंबाई है एल, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया यानी हमने इसको काट लिया, ये हमने इसको काट लिया। ये माना कि मेरे पास एक तार है, आपको मानना है तो बोतल तार है, और इसका जो ये वाला पेंडा है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको काटा और ये जो वृत्त बना, इसके क्षेत्रफल को क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, बात समझ आ गई होगी। तो ये वाला जो वृत्त बना है, ये है, ए है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर लंबा तार है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया 1 वर्ग सेंटीमीटर है, उस केस में हमारा आर रो के बराबर होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं मित्रों, 1 मीटर लंबे चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसके प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, अथवा उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर। अब आपकी ये बात मैं समझता हूं, समझ में आ गई। मैं आपको लिए आता हूं यहां पर। मैंने आपको ये सिखाया है, चालकत्व को सी से लिखते हैं, कई जगह चालकत्व को कई बुक्स डी से भी लिखती है। ये क्या है? सी है चालकत्व, कंडक्टेंस। इसको सी या जी दोनों द्वारा लिखा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा कि सी बराबर होता है 1/r। मेरे ख्याल से भूले नहीं। चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक बात है। अब मैं ये वाला मान यहाँ रख दूं, ये वाला मान यहाँ रखूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा सी बराबर 1/r। और r का मान क्या है? r का मान है सी बराबर, अब रखता हूं मैं, 1/रो। ठीक है। गुणा a/l। ये मान r वाला मैंने यहां रख दिया, तो 1/r यहां आया, ये वाला उल्टा हो गया। इतना तो आप यहां r रख कर लिख सकते हैं, r का मान रख कर ऐसा कर सकते हैं, यानी मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है। अब हमारे पास ये बचा c अथवा d बराबर क्या बचा? 1/रो इंटू a/l। ध्यान देना मित्रों, l क्या है? लंबाई है। a क्या है? क्षेत्रफल है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको यदि मैं अन्य प्रतीक द्वारा लिख दूं, अन्य संकेत द्वारा, तो मेरे पास वो आता है स्मॉल k। अब आपको स्मॉल मानना है, इसको मैं लंबा कर देता हूं, इंटू a/l। और बराबर यहां आ गया चालक तो G, या इसको मैं कह दूं C। आपको जो ठीक लगे वो, आपकी किताब जैसा है वो देख लेना।
ओके, दोनों माने जाते हैं, दोनों काम में लिए जाते हैं। ये जो मैं नया संकेत लाया हूं, ये क्या है? ये पहले तो आपको ये समझाऊं, ये 1/O के स्थान पर प्रतिस्थापित किया रखा है। 1/ρ क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। और ये क्या है? उस विशिष्ट प्रतिरोध के का व्युत्क्रम है। ठीक है ना? अब यहां ध्यान देंगे। अब हमारे पास संबंध निकल कर आया है C बराबर स्मॉल के इंटू ए बट्टे एल। चालकत्व विलयनों का होता है। किसका होता है? विलयनों का। तो हम अब कहेंगे यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो एवं ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। अब ये 1 सेंटीमीटर और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? तो प्यारे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए यहाँ एक डायग्राम बनाता हूं। ये लीजिए, मेरे पास एक विद्युत अपघटनी विलयन है और उसके अंदर ये इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। ध्यान देने का, ध्यान देने का, और कुछ नहीं देने का, केवल ध्यान देने का। इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? धारा प्रवाहित। तो एल क्या है? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य की डिस्टेंस, ये है एल। माना कि दो इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटे के विलयन में इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है। कितनी? 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, या तो ये वाला इलेक्ट्रोड ले लें या ये वाला इलेक्ट्रोड ले लें। इन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं कह रहा हूं, अब मैं एरिया बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। तब हम क्या बोलेंगे? तब हम ये बोलेंगे C बराबर स्मॉल के। क्या बोलेंगे? C बराबर स्मॉल के। मैं परिभाषा बोल रहा हूं, वह विलयन जिसमें इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हों और उन इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उस विलयन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। वंस अगेन, 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल हो, तब इस विलयन का चालकत्व C उसके विशिष्ट चालकत्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विशिष्ट चालकत्व। अब यहां ध्यान दीजिए, विशिष्ट चालकत्व को हम चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व को चालकता कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ी जटिल है, अब सरल कर रहा हूं। इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूरी पर हो और उनका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, यानी ये टोटल आयतन, कल आयतन कितना हुआ? मैं इसको यूं लिखूं, किस रूप में लिखूं या बता देता हूं। मैं इसको इस रूप में लिखूं। कैसे लिखूं मैं? ये वाला मामला है, इसको मैं लिखूं C बराबर, इस पेन से लिखता हूं, C बराबर K इंटू V लिख दूं। क्या लिखूं? V, यानी ये आयतन कर दूं। अब मैं परिभाषा बोलूं तो एक घन सेमी विलियन के आयतन के, ऐसा विलियन जिसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, 1 मिलीलीटर है, उसके चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। दोबारा सुनना, ऐसा विलियन, विद्युत अपघटे का विलियन जिसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, उस विलियन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि यह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और विलियन या इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड नहीं पूरे विलियन का क्षेत्रफल भी 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई गुणा एरिया आयतन होता है। तो ये आयतन कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1, 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर आयतन वाले विद्युत अपघटे के विलयन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं, उस विलयन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हो और इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। ठीक है ना?
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, ये सिखाना चाह रहा हूं कि विशिष्ट चालकत्व को चालकता कहते हैं। यानी मैं ये कह रहा हूं C बराबर K। कब? जब ये हो इकाई। ये क्या हो? इकाई हो। फिर ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकत्व जिस प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध अलग, एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध अलग, सिल्वर का विशिष्ट प्रतिरोध अलग, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध अलग, उसी तरह से NaCl के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध अलग, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का विशिष्ट चालकत्व अलग, और कॉपर सल्फेट के विलयन का विशिष्ट चालकत्व अलग। जिस प्रकार चालक तारों का, धात्विक चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, अलग अलग होता है, उसी तरह से विशिष्ट चालकत्व विलयनों का गुण है, वो भी अलग अलग होता है, विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आते हैं इकाई पर। विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता की इकाई SI मात्रक लिखें, सीमन वर्ग मीटर प्रति मोल। सीमन वर्ग मीटर प्रति मोल, ये SI इकाई है। क्या है? SI। क्योंकि वर्ग मीटर बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए हम सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आपका दिन और कार्य शुभ हो, मंगलकारी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उत्थान एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।